हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। इस व्लॉग में हम आपको एक घटना के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं एक कैब चलाता हूं, तो ये परसों की बात है। तो मेरे साथ एक घटना घटित हुई। मैंने सोचा कि जो हमारा यूट्यूब का जो परिवार है और जो ऑनलाइन हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर की जाए। हुआ ये कि मैं गाड़ी चला रहा था, तो मेरे पास एक ओला से एक रेंटल बुकिंग आती है 10 घंटे की। उनको मैंने कॉल करके पूछा कि आपको कहाँ जाना है। मनीष के नाम से वो पिकअप था। तो 10 घंटे का था उनको रेंटल में। तो रेंटल में जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। रेंटल में ऐसा होता है कि आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए एक कैब बुक कर लेते हैं। जो जहां आपको जाना है उसके अंदर फिर आप उसको एड्रेस को मेंशन करते हैं, तो फिर वो ड्राइवर आपको वहां पे छोड़ देता है। आपका 10 मिनट का, 5 मिनट का मीटिंग का कुछ टाइम होता है, तो फिर वो आप करके फिर वापस गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। तो बार बार आपको कैब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली इस तरह की सिचुएशन को जो कॉरपोरेट के लोग होते हैं या फिर आपका जिनकी मीटिंग्स होती हैं 2-3 जगह, वो इस चीज को करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते दिल्ली एनसीआर के अंदर में अपनी कार लेकर जाएं। अपनी कार लेके फिर वो पार्किंग की समस्या से जूझें। कहीं पे पार्किंग अवेलेबल है, कहीं पर नहीं है। फिर आदमी मेंटली थोड़ा प्रेशर में रहता है कि उसको फिर वो ड्राइविंग करेगा तो फिर वो टायर्ड हो जाता है। बहुत सारी चीजों को उसको फेस करना पड़ता है, तो फिर उसको फिर अफोर्डेबल पड़ती है। जैसे आपका मोटा मोटी एक एवरेज बताता रहा हूँ, जो क्योंकि कैब के जो प्राइस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अभी आपका 1 घंटे के लिए आपने कैब बुक की है, 1 घंटा 10 किलोमीटर के अंदर में। तो 1 घंटा 10 किलोमीटर यानी कि जो उसकी रेंज है कैब की रेंटल की, 10 किलोमीटर के लिए की रेंज होगी और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि 10 किलोमीटर आप आने जाने कर सकते हैं। उसका जो लगभग फेयर होता है वो 200 सवा 200 के आसपास में लगभग रहता है। इसी तरीके से आपका 2 घंटे 20 किलोमीटर के लिए होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे किसी को पार्टी में जाना है, किसी को शादी में जाना है, तो वो क्या करते हैं कि हमें आधा घंटा हमारे जाने का है, आधा घंटा हमारा आने का है, और वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर है, तो हमारा 2 घंटे में काम हो जाएगा। लेकिन उनकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर के अंदर है और उनको जाना, उनको टाइम चाहिए उनका 2 घंटे का। तो वो लोग क्या करते हैं कि 2 घंटे की रेंटल बुक कर लेते हैं। तो उनको कैब उनके लिए वहां पर खड़ी रहेगी। वो जो रिसेप्शन में जाएंगे या शादी में जहां भी किसी मीटिंग्स में जाएंगे, तो फिर वो उनके लिए कैब खड़ी रहेगी। ड्राइवर का वो पर्सनल नंबर अपने पास रख लेंगे कि हम आपको कॉल करके बता देंगे आप इस डेस्टिनेशन पे आ जाना। अगर आपको पार्किंग के लिए कहीं यहाँ पर जगह नहीं है, आप इधर उधर लगा लीजिएगा। तो ड्राइवर इधर उधर गाड़ी अपनी लगा लेता है, तो वो अपना काम के लिए चले जाते हैं पार्टी फंक्शन में या मैरिज में, जहां भी उनको जाना होता है। फिर जैसे ही वहां से वो फ्री होते हैं, तो अपना काम फिनिश करने के बाद ड्राइवर को कॉल करते हैं कि भैया आप उसी लोकेशन पर आप आ जाइए। ड्राइवर उसी लोकेशन पर आ जाते हैं, उनको पिक करके फिर वो डेस्टिनेशन डाल देते हैं जहां उनको जाना है। जैसे उनको अपने घर जाना है तो घर की डेस्टिनेशन डालेंगे, तो ड्राइवर उनको वहां पर ड्रॉप आउट कर देता है। अगर आप उस ड्यूरेशन जो आपने कैब बुक की है, 2 घंटे से पहले आप ड्राइवर को रिलीज कर देते हैं, कैब को छोड़ देते हैं, तो फेयर वो लगभग उतना ही बनता है। तो वो अफोर्डेबल होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात होती नहीं है। खैर, ये तो एक अलग मसला था। मैं आपको समझा रहा था कि रेंटल क्या होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ परसों की डेट के अंदर कि एक मनीष के नाम से एक रेंटल आई, और वो लगभग आपका 10 घंटे के लिए थी। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। 2 बंदे थे, एक का नाम ऋषभ शर्मा था और एक थे आपका मनीष के नाम से। 2 पर्सन थे। मैंने उनको कॉल किया कि आपको कहाँ पर जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमको पहले ग्रेटर नोएडा जाना है, ग्रेटर नोएडा में हमें 2 घंटे का काम है, उसके बाद फिर हमको गुड़गांव जाना है, और गुड़गांव जाने के बाद फिर हमको वापस अर्थला आना है, अर्थला गाजियाबाद। मैंने कहा ठीक है, हम चलते हैं। तो वो उसके बाद मेरी गाड़ी के अंदर बैठ गए। मैंने उनको ग्रेटर नोएडा में ड्रॉप किया। उन्होंने बोला कि आप मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, मेरा जो दूसरा कलीग है, दूसरा दोस्त जो ऋषभ है, उसको वहां पे 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां पे ड्रॉप कर दीजिएगा। उसको 2 घंटे का काम है, 2 घंटे बाद फिर आपके पास आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, उनको वहां ड्रॉप किया। दूसरे पर्सन को 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस से लगभग वहां पर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैंने उनको वहां पर उतार दिया। 2 घंटे का उन्होंने मुझे टाइम दिया कि 2 घंटे बाद हम यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद हम गुड़गांव चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके 2 घंटे बाद जब हो गए, 2-2.5 घंटे हो गए, तो मैंने उनको कॉल किया। जाते टाइम पे मैंने उनका नंबर ले लिया था कि सर मुझे आप अपना नंबर प्लीज दे दीजिएगा। मैंने उनका नंबर ले लिया, तो मैं कॉल करता हूँ तो पता चलता है वो बोलते हैं जी भैया उसका तो एक्सीडेंट हो गया है। मैं बोला एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैं बोला कॉल तो मैंने आपको, नंबर तो लिया था मैंने ऋषभ शर्मा का, लेकिन आप बोले, वो बोल रहा है मैं मनीष बोल रहा हूँ, उसका फोन मेरे पास था। तो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कुछ। तो वो उन्होंने कहा था कि हम किसी वकील के पास रहते हैं हमारा जमानत कराने का और इस तरह के बेल कराने का, ये सब चीज हमारा काम है। मैं बोला ठीक है आप काम करते होंगे इस तरह का।
तो फिर हुआ ये कि मुझे वो शाम 2-3 घंटे तक, शाम तक मुझे बोलता रहा कि भैया उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं बोला ठीक है, मुझे आप अस्पताल का एड्रेस दे दीजिए, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, मैं भी देख लूंगा कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और किस हॉस्पिटल में है। मुझे पता नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ, पैसे करा रहा हूँ, आप इस ड्यूटी को क्लोज कर दीजिए। तो मैंने उसको क्लोज करने के लिए जो उसका एक ऑप्शन आता है कि कलेक्ट कैश का, तो मैंने वो कर दिया। तो मुझे कॉल करके बोलता है कि इस ड्यूटी को क्लोज कर दीजिए, जो भी आपका पेमेंट आएगा मैं आपको पे कर देता हूँ। मैंने उसको क्लोज ना करके उसको, जैसे आपका क्लोजिंग के मोड में जाते हैं तो फिर वो एक ऑप्शन, एक फाइनल अमाउंट बन के आ जाता है कि आपका इतना पैसा पे करना है, उसमें कलेक्ट कैश लिख के नीचे आ जाता है कि कलेक्ट आप कैश लिखेंगे तो फिर वो ड्यूटी पूरी हो जाएगी। तो मुझे कॉल करके बोलता है कि आप इसको क्लोज कर दीजिए। मैंने कहा कि आप उसको मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो एटलीस्ट यही चलता रहा, तो उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं किया। उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, आप इसको मैं, हमारे जो वकील साहब है इसका पेमेंट वो करेंगे। मैं बोला वकील साहब का नंबर दे दीजिए मुझे। देखो वो सीनियर है, उनका नंबर मेरे पास नहीं। मैं बोला आप अपने पास से पेमेंट कर दो, मेरे पास भी पेमेंट नहीं है। पेमेंट ऋषभ के पास है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो बेहोश है, वो होश में आएगा तो मैं बोला यार ये तो कोई बात नहीं है किसी तरह की। तो खैर कुल मिलाकर जो मेरे साथ उन्होंने ये सीन किया तो मैं समझ गया कि इनका मन नहीं है पैसे देने का। उसके बाद फिर वहां पे परी चौक के आसपास में एक अंसल प्लाजा के पास में एक चौकी है, मैं वहां पर गया। वहां पे जाके मैंने एक पुलिस वाले से बात की। बात करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ये जो केस आपने मुझे बताया है कि ये केस अड़थला गया, आप अड़थला पुलिस स्टेशन जाइए। फिर उसके बारे में बाद मैंने वहां पे आपका 112 नंबर पर कॉल किया। उन्होंने मुझसे सारी डिटेल पूछी। उन्होंने तत्काल के लिए मुझे बोला ठीक है आपको अभी हेल्प मिलेगी। मेरे पास पीसीआर से कॉल आया, उनको मैंने सारी चीज बताई। उन्होंने बोला कि वहां पे जो चौकी है आप वहां पे ये जाके बात बताइए, अगर वो जो भी बताते हैं फिर उसके बाद आप हमें कॉल कीजिएगा। तो वहां पर एक सर थे जिनका नाम तेजवीर सिंह था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बात की, और जो उनके जूनियर थे उन्होंने बोला कि मैंने आपको बोला था कि आप अड़थला चले जाइए। मैं बोला सर मैंने 112 पे कॉल की है, उन्होंने मुझे बोला है कि आप इनको बताइए। तो खैर दर्शकों ये हुआ कि फिर मैंने उनसे बात की। उन्होंने बोला कि आप एक बार बात कर लीजिए, अगर वो फोन नहीं उठाता फिर हमें बताइएगा। मैंने उसको कॉल किया तो फोन उसने उठाया, बोला हॉस्पिटल शारदा है, शारदा के में वो एडमिट है, और उसके अलावा आपका उसके एडवोकेट का नाम कपिल है। वहां से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। जो थानेदार थे उन्होंने बोला कि आप वहां पे चले जाइए हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि क्या मैटर है। वहां पे हॉस्पिटल में मैं गया, मैंने गाड़ी पार्क की, वहां पे जाके पता किया तो वहां पे ऋषभ के नाम से कोई पेशेंट था ही नहीं। मैंने गेट पे जो गार्ड्स बैठे होते हैं उनका रजिस्टर चेक किया तो ऋषभ नाम का कोई पर्सन था ही नहीं वहां पे। मैंने उनसे उनको कॉल किया, मनीष जी को, बोले कि भैया मेरे को पता नहीं है। उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद से उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर मैं दोबारा चौकी गया। चौकी जाने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे नंबर दीजिए, मैं कॉल कर लेता हूँ। कॉल उन्होंने किया, अपने जो सरकारी नंबर होता है उनका, उसने फोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैं बोला कि अब मुझे कुछ होना नहीं है, अब तो मुझे लगता है इस केस के बारे में। तो फिर पीसीआर का मेरे पास कॉल आता है दोबारा कि आपका सॉल्यूशन हुआ। मैंने उनको बताया कि जी हुआ, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि आपको अर्थला जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाकर आप बताइए। तो फिर मैंने सोचा कि जब वहां पर कुछ नहीं हुआ तो उनका बिल जो बना था 2347 बना था, 2347 रुपये। मुझे लगा कि 2-3 हजार रुपए के ऊपर पुलिस क्या ही कार्यवाही करेगी। तो मेरे पास नेक्स्ट कॉल आता है कि जी आप अर्थला जो थाने में है वहां पर आप लिखित में कार्रवाई दीजिए, और लिख के हो सकता है कि फिर वहां की जो पुलिस है उस पर फिर कुछ एक्शंस लेगी। मेरे पास नंबर तो है ही उनका, तो हो सकता है कि नंबर से वो एड्रेस मिल जाए। तो मेरा आपको ये घटना के बारे में बताने का मकसद ये था कि जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं और जितने भी पैसेंजर्स हैं, दोनों को एक मैसेज का पता लगना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर कैब वाला आपका अच्छा होता है और हर कैब वाला बेईमान होता है। ऐसे ही ये चीज लागू पैसेंजर्स पे भी होती है कि हर पैसेंजर्स अच्छा होता है और हर पैसेंजर्स बुरा होता है। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि जब भी आप कैब में बैठिएगा, पैसेंजर से भी रिक्वेस्ट है आप अपना सामान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी कई सारे केस ऐसे हुए हैं कि लोग अपना फोन भूल जाते हैं, अपना पर्स भूल जाते हैं। तो उबर के और रैपिडो के केस में ये होता है कि वो ड्राइवर का नंबर नहीं शेयरिंग होती है, तो उससे फिर सामान को देने में बहुत परेशानी होती है। ओला में क्या होता है कि ओला में कस्टमर अगर फोन कर देता है अपने, उसमें ड्राइवर को तो नंबर होता है, तो अगर ड्राइवर ईमानदार है तो वो कस्टमर का सामान लौटा सकता है। मैंने भी कई लोगों के फोन लौटाए हैं, पर्स लौटाया है, उन कस्टमर्स के मेरे पास नंबर्स भी हैं। और जब मैं ये घटना लेके आपका थाने में गया तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास भी कुछ पैसेंजर्स आते हैं, कहते हैं कि हमारा फोन गाड़ी के अंदर छूट गया, हमारा पर्स छूट गया, वो ओला वाला हमारा सामान दे ही नहीं रहा है। तो मैंने उनको थानेदार को यही बोला कि जिन लोगों को मैंने उनका सामान लौटाया है, आप मेरे पास उनका नंबर है, आप बात करके उनको फोन करके पूछ सकते हैं।
भाई मैं तो अपना जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ ना, और जो कैब ड्राइवर्स हैं उनका मैं क्या बोल सकता हूँ। तो कंसर्न ये है कि आप जब भी कैब ड्राइवरों को मेरा एक सजेशन है, जब भी आप रिक्वेस्ट लें, खासतौर से रेंटल में, तो इस चीज का ध्यान रखें कि भाई कस्टमर का जो आपका जो फेयर है, कस्टमर को भी कोई लॉस ना हो, और आपको भी अपना ध्यान रखें कि कस्टमर आपका उतर कर चला जाए, फिर आप उसका वेट ही करते रहो कि भाई पैसे कहाँ हैं और कस्टमर कहाँ है। तो और पैसेंजर से भी ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप कैब के अंदर बैठिएगा आप अपने सामान का ध्यान रखिएगा, और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो कीमती सामान है वो कैब में ना छूटे, खासतौर से फोन और पर्स। क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है, अगर कोई सामान आपका छूट जाता है तो जरूरी नहीं है फिर आपको वो मिल जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले अभी मेरा एक मैंने अभी वीडियो भी शूट करके डाली थी उसकी, एक अभिनव सर थे, उनका पर्स गाड़ी के अंदर रह गया था, मैंने उनको लौटाया, उनका नंबर ही नहीं था, मैं बहुत परेशान हो गया था। उनका फिर एक क्रेडिट कार्ड था आईसीआई बैंक का, उसको मैंने बैंक में जाकर उनसे वहां का नंबर लिया, उसको उस पर फिर मैंने कॉल किया, कॉल करके फिर उनको लोकेशन मंगाई। खैर वो तो एक लंबी कहानी है, उन्होंने अपने कलीग का नंबर दिया, फिर मैंने ग्रेटर नोएडा में जाकर उनको दिया जब मेरी उधर की ट्रिप लगी। तो कंसर्न ये है कि दोनों के लिए, कैब ड्राइवर्स के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी, आप अपने सामान का ध्यान रखिएगा, और प्लीज किसी के साथ फ्रॉड ना कीजिएगा। क्योंकि देखिए कैब वाला भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, और ये कैब ड्राइवर से भी रिक्वेस्ट है कि जिसका भी अगर सामान पहुंचता है या मतलब आपकी गाड़ी के अंदर रह जाता है तो आप उसको प्लीज पहुंचाइएगा। चलिए ठीक है, यही मैसेज देना था, और मैं आज थाने जाऊंगा, अगर जो भी कुछ होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ होगा और मेरे पैसे मिल पाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।